कल्पना करो, तुम किसी कल्टीवेशन वाली दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गए, पर पता चला हीरो नहीं हो तुम तो बैटरी हो यार। पूरा 1 साल शाओमू सेंट युआन डेमन सेक्ट का कैदी बना रहा, एक जीते जागते कल्टीवेशन फर्नेस की तरह, जिन क्रूर डीमोनेसेस ने उसे इतना चूसा कि वो लाश बनने ही वाला था। बस वो आखिरी पल था जब उसकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी थी। तब यूनिवर्स ने गड़बड़ कर दी। सिस्टम साउंड डिंग। 10,000 गुना रिटर्न सिस्टम जाग गया भाई। अब जितना भी उसका शोषण होगा उतना ही वो ताकतवर बनेगा। जितने स्पिरिट स्टोन लूटे जाएंगे वापस आएंगे पहाड़ के बराबर धन। और वो सीनियर सिस्टर जो समझ रही है कि वो उसकी मालकिन है, अरे वही तो अभी अभी उसे सीक्रेट बॉडी ब्रेक थ्रू का मास्टर की दे गई है, जिससे पूरा सेक्ट कांप उठेगा। तो रुकना मत, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं उस प्रोगोटाइस्टिक की कहानी जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही मास डिस्ट्रक्शन वाला हथियार बना दिया। चलो अब असली कहानी शुरू करते हैं। शियनवू कॉन्टिनेंट के डार्क रीजन में सेंट युआन डेमन सेक्ट के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर एक लड़का कैद था। वो अपनी सीनियर सिस्टर से गिड़गिड़ा रहा था, जो उस पर दबाव बनाए हुए थी, मुझे छोड़ दो प्लीज। पर वो औरत पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, मर्सी? बिल्कुल भी नहीं। लाल लिबास में, आंखों में शैतानी हंसी लिए वो बोली, पति जी, आज तुम्हारा ग्रैंड वेडिंग डे है। क्या सच में तुम्हारा दिल कर रहा है कि अपनी कॉन्क्यूबाइन को ऐसे खाली कमरे में अकेला छोड़ जाओ? हाँ, वो लड़का था शाओमू। हालांकि सिचुएशन पूरी तरह बकवास थी, पर हाँ, वो ट्रांसमाइग्रेटर था और इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट भी वही था। फिर वही औरत लूची फिर से बोली, क्या मेरी कॉन्क्यूबाइन बॉडी अब तुम्हें संतुष्ट नहीं करती पति जी? ये औरत अपनी ट्विस्टेड फैंटेसी पूरी करने के लिए अलग अलग रोल प्ले कर रही थी, पर ये उसकी वाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। 1 साल पहले शाओमू इस कॉन्टिनेंट में एक नोबल फैमिली के बेटे के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और ऊपर से उसे एक प्रिंसेस से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। बस वो लाइफ का पीक पॉइंट छूने वाला था कि सेंट युआन सेक्ट के डीमंस ने उसे अगवा कर लिया। उस वक्त उसे कतई अंदाजा नहीं था कि कैदी बनना तो बस शुरुआत थी, असली नाइटमेयर तो अभी बाकी था। बाद में पता चला उसका प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन 9 ये मिस्टिक आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए परफेक्ट सप्लीमेंट था। कोई सर्वेंट डिसाइपल की जान मौत की परवाह किसे थी भाई? वो बस एक टूल बन गया था खेती बढ़ाने का। प्योर यंग एनर्जी से भरा हुआ होने के बावजूद बार बार उसका शोषण किया गया। सेक्ट की यंग मिस अब भी उसे पतिजी कह रही थी और पूछ रही थी, अरे अभी तक तुम ठीक से मूड में क्यों नहीं आ रहे हो? आखिरकार शाओमू बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी लाइफ फोर्स अब सच में खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। खांसी के साथ मुंह से खून निकला। वो औरत ने वो खून पोंछा और मुस्कुराई। शाओमू कमजोर आवाज में बोला, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पर उसने उसकी गर्दन और जोर से दबाई और बोली, मेरे हाथों से मरना तेरे लिए सम्मान की बात है, समझा? इसे चेरिश कर। फिर उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा, यह सॉलिडिफाइंग यांग पिल है, इसे अच्छे से रिफाइन कर अपनी प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह स्टिम्युलेट कर दे। मेरी 9 इन मैजिक आर्ट अब ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है, तो इस छोटी सी प्योर यंग एनर्जी में कंजूसी मत करना। उसने हाथ से उसका मुंह जबरदस्ती खोला और गोली अंदर डाल दी। गोली घुलते ही पूरे शरीर में आग सी जलन होने लगी। वो चिल्लाई, अगर तू मुझे ब्रेक थ्रू करवा देगा तो समझ लो तेरा काम पूरा हो गया। शाओमू ने विरोध करने की कोशिश की, पर वो फिर चिल्लाई, पति जी पूरी कोशिश करो ना। दर्द और तेज होता गया। शाओमू के मन में बस एक सवाल घूम रहा था, मैंने तो दुनिया ठीक से देखी भी नहीं, क्या सच में इस विक्सिन के हाथों ड्रेन होकर मर जाऊंगा? उसने इतनी जोर से मुट्ठियां भींची कि हथेलियों से खून निकलने लगा। दिलो दिमाग में चीखा, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ठीक उसी पल दिमाग में एक आवाज गूंजी, सिस्टम साउंड डिंग। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल टू सर्वाइव डिटेक्टेड, रिटर्न सिस्टम सक्सेसफुली अवेकेंड, होस्ट प्लीज बाइंड द सिस्टम स्फीयर। शाओमू तो हैरान रह गया, भाई पूरे 1 साल बाद आया है तू? सिस्टम ने तुरंत समझाया, मेरा मकसद है, जो देगा उसे वापस मिलेगा। होस्ट जो भी देगा उसे 10,000 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। शाओमू को लगा ये मेरी जिंदगी पलटने का मौका है। क्योंकि सिस्टम इतनी देर से जागा था, इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर पहला रिटर्न गारंटीड 10,000 गुना होगा। इधर उसकी सीनियर सिस्टर हंस रही थी, अरे मुंह से तो मना कर रहा है, पर बॉडी तो बहुत ऑनेस्ट है यार। शाओमू ने मन ही मन मुस्कुरा लिया और फैसला किया, डिग्निटी वगैरह सब छोड़ दूंगा, बस जिंदा रहना है, इस सेक्ट में सर्वेंट डिसाइपल बनकर भी सही। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने हाथ उसकी शोल्डर्स पर रखे, वो एक पल के लिए चौंकी। फिर शाओमू ने खुद को और सबमिसिव पोजीशन में एडजस्ट किया। वो फिर बोली, पति जी थोड़ा आसान लेना मेरे साथ, ठीक है? शाओमू ने काम शुरू किया और मन में सोचा, भगवान ने मुझे मौका दिया है, अब मैं खुद अपनी किस्मत अपने हाथों में लूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, आज रात ये जगह सिर्फ तेरी है। मिशन चुपचाप चलता रहा जब तक सूरज नहीं निकल आया। विला के बाहर नीली झील पर सुबह की किरणें पड़ रही थीं और कमरे में भी रोशनी भर गई। तब तक शाओमू मुश्किल से जिंदा था।
शरीर पूरी तरह थक चुका था, जैसे सारी ताकत चूस ली गई हो। दूसरी तरफ उसकी सीनियर सिस्टर बड़ी चमक रही थी, एनर्जी से लबालब। उसने आलस भरी अंगड़ाई ली, ऊपर से मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ी सी प्योर यंग पावर दी है तूने, पर कल रात का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था पति जी। उसने जैसे ही मुड़कर जाने वाली थी, उसके शरीर पर एक रौब अपने आप बन गई। चलते चलते वो बोली, अरे सॉलिडिफाइंग यांग पिल का तो बड़ा अफसोस हुआ। खैर, अगर तू जिंदा बच गया तो मैं फिर आऊंगी तुझे ढूंढने, और फिर मजे लूंगी तेरे साथ। बस इतना कहकर वो चली गई, पीछे छोड़कर शाओमू को, जैसे कोई लाश हो। जैसे ही वो गायब हुई, शाओमू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, और तभी उसके सामने कई सारे सिस्टम पैनल खुल गए। पूरे शरीर में एक जबरदस्त ताकत का सैलाब उमड़ पड़ा। सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने 9 चेयरमैन हेवनली फॉक्स द्वारा प्योर यांग पावर ड्रेन किया गया। 10 लाख गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिला है रेड यंग सेक्रेट बॉडी, और अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है ची रिफाइनिंग के 3rd लेयर में, फिर 4th, और फिर सीधे 10वें लेयर तक। गोल्डन फ्लेम्स ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। मिस्टीरियस पैटर्न्स बनने लगे। खराब हुआ हुआ मांस जलकर राख हुआ, और फिर परफेक्ट तरीके से नया बनकर उभर आया। शाओमू मन ही मन सोच रहा था, ये है असली सीक्रेट बॉडी की ताकत। उसने बाल पीछे बांधे। मिस्टीरियस मार्क्स धीरे धीरे गायब हो गए। फिर तुरंत समझ आया, अभी अभी शो ऑफ करने का वक्त नहीं है। सेंट युआन डेमन सेक्ट में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं। अगर सीक्रेट खुल गया तो कल्टीवेशन फर्नेस से भी बदतर हाल होगा। जल्दी से कपड़े पहने और सोचा, अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस मौके का फायदा उठाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके ताकत जमा करूंगा। बाहर निकला तो मन में ख्याल आया, स्पिरिट स्टोन ही तो कल्टीवेशन की बुनियाद है। अब रेड यंग सेक्रेट बॉडी के साथ सीनियर सिस्टर्स से प्राइवेट टास्क्स लेकर अच्छा कमा सकता हूं। फिर खुद ही हंस पड़ा, अरे पागल, अब तो सिस्टम वाला आदमी हूं, बड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे भी ज्यादातर सीनियर सिस्टर्स गरीब ही होती हैं। 3-4 स्पिरिट स्टोन मिल जाए तो वो भी अच्छा माना जाता है। कुछ तेज तरीका सोच ही रहा था कि अचानक नजर पड़ी। पास में ही एक आउटर डिसिप्लिन वांग चेन कल्टीवेट कर रहा था। शाओमू ने फेंस पार किया और देखा। याद आया, जब वो पहली बार सेक्ट में आया था, वांग चान ने उससे काफी अच्छा बर्ताव किया था। अब वक्त है रिपेमेंट का। सोचा, पिछले 1 साल में जो 200 स्पिरिट स्टोन बचाए हैं, अगर इन्हें वांग चान को दे दूं तो रिटर्न जरूर बहुत बड़ा आएगा। बस सोचा और किया। अपने रॉब में हाथ डाला और 200 स्पिरिट स्टोन सीधे वांग चेन के सिर पर फेंक दिए। जब वो कल्टीवेशन में डूबा हुआ था, वांग चान चौंक कर ऊपर देखा। स्पिरिट स्टोन्स। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मन ही मन सोचा, अरे वाह, मेरी दिन रात की मेहनत ने किसी बड़े आदमी को इंप्रेस कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया। शाओमू चुपके से पीछे हटा। तब सिस्टम पैनल फिर उभरा। होस्ट ने 200 स्पिरिट स्टोन दिए। 500 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिले हैं 1 लाख स्पिरिट स्टोन। शाओमू मुस्कुराया। बस ऐसे ही 1 लाख स्पिरिट स्टोन। पैसा कमाना तो अब बहुत आसान हो गया यार। फिर सोचा, पर 1 लाख तो कुछ भी नहीं। अगर 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर हो जाए तो 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन। मन ही मन कसम खाई, जिन्होंने मुझे अपमानित किया उन्हें आगे जाकर 10,000 गुना नहीं, लाख गुना चुकाना पड़ेगा। क्यूरियस होकर शाओमू सोचने लगा, जो स्पिरिट स्टोन सिस्टम ने अभी अभी दिए हैं, अगर इन्हें भी दे दूं तो क्या फिर रिटर्न मिलेगा। बस सोचा और किया। फेंस के पार फिर से 1 लाख स्पिरिट स्टोन की बारिश कर दी वांग चन के ऊपर, जैसे भारी भरकम बूंदें गिर रही हों। वांग चन तो पूरी तरह हैरान। सोचने लगा, अरे ये क्या, कोई बड़ा नोबल बेनिफैक्टर मिल गया क्या। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, जो भी हो आप, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा कल्टीवेशन में, कभी निराश नहीं करूंगा आपको सीनियर। दूसरी तरफ फेंस के पीछे शाओमू देख रहा था, पर सिस्टम में कोई रिएक्शन ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, जैसा सोचा था, सिस्टम को ऐसे लूप में नहीं फंसाया जा सकता। बस वो ये बात मान ही रहा था कि अचानक एक औरत की आवाज आई। शाओमू घूमकर देखा तो लू खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ हैरानी। तू अभी तक जिंदा है? शाओमू ने थोड़ा सिर झुकाकर प्रणाम किया। सीनियर सिस्टर लू, उसने याद था, ये औरत आउटर डिसिप्लिन थी। 9 होम मिस्टिक आर्ट्स कल्टीवेट करती थी। शुरू में सेक्ट में आने पर इसने बहुत ख्याल रखा था, पर जब चू शाओन ने चेतावनी दी तो ये दूर हो गई। अब लूची बोली, तेरी कल्टीवेशन में बहुत इजाफा हुआ है, और ये प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर होगा। याओमू मुस्कुराया। सीनियर सिस्टर, आप तारीफ कर रही हैं, बस किस्मत अच्छी थी, बकवास मत कर। उसने उसका हाथ पकड़ा, तुरंत स्वॉर्ड समन की और बोली, उस फॉक्स का ब्रेक थ्रू अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। जैसे ही वो जागेगी तुझे भी उसके साथ कल्टीवेट करवाएंगी वो लोग। शाओमू सच में चौंक गया। फ्लाइंग सोर्ड बड़ा हुआ। लूची ने उसे खींचा। चल चढ़ जा। शाओमू बैलेंस खो बैठा, सिर जा टकराया उसके साथ। सीनियर, थोड़ा स्लो। वो हंसी और बोली, कई महीने बाद मिल रही हूं, तेरी कल्टीवेशन और ऑरा पूरी तरह बदल गई है। बता, चू चियावान से कोई फायदा मिला क्या? शाओमू ने लंबी सांस ली। चू शाओन ने तो बस लिया है मुझसे, फायदा देने का सवाल ही नहीं। लूची गंभीर हो गई।
डीमंस कभी दयालु नहीं होते। अगर तू उसके पीछे चलता रहा, प्योर यांग खत्म हो जाएगा और तू मर जाएगा। फिर बोली, मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म तक ब्रेक थ्रू कर लूंगी, फिर चू शाओन को चैलेंज करूंगी। अगर मैं जीत गई तो उसके बाद से तू मेरे साथ रहेगा। शामू ने उसे पीछे से हल्के से गले लगाया और बोला, फिर तो मैं सीनियर सिस्टर लू पर ही भरोसा करूंगा। लूची का चेहरा लाल हो गया। अरे, इतना पास क्यों खड़ा है? शामू मन ही मन सोच रहा था। उसके बाद से तू मेरे साथ रहेगा? क्या मतलब? सेक्ट में सब मुझे किस तरह का आदमी समझते हैं भाई? आखिरकार वो दोनों इनर सेक्ट में लूची के रेजिडेंस पहुंचे। वो बोली, मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाली हूं। अगर तू मेरी मदद करेगा स्मूथ ब्रेक थ्रू में, तो मैं तुझे विटैलिटी पिल दूंगी। फिर आदेश दिया, तू बैठ जा, मैं पहले बात करके आती हूं। शामू मुस्कुराया। मन में साफ चाल चल रही थी। चुपचाप बाथ चैम्बर में लूची ने कपड़े उतारे, सिर्फ एक तौलिया लपेटकर पानी में उतरी, लंबी सांस ली और खुद से बोली, इस बार कोई नहीं रोकेगा, मुझे सफल होना ही है बस। पीछे से अचानक आवाज आई, बिल्कुल, तुझे सफल होना ही चाहिए। वो घबरा गई, पलटी। तू तू यहां कैसे आ गया अचानक? जल्दी से खुद को कवर करने लगी, चेहरा लाल। शामू मुस्कुराया, टाइम बहुत प्रेशियस है सीनियर सिस्टर, साथ में बात कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसने पकड़ा, पास खींचा और बोला, चलो शुरू करते हैं। और फिर शुरू हुआ वो इंटेंस काम, बड़ी जोर शोर से। बीच बीच में शाओमू बोला, सीनियर सिस्टर की 9 yin मैजिक आर्ट सच में कमाल की है। वो हाँफते हुए जवाब दिया, और जूनियर ब्रदर का प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कम नहीं, बड़ा डोमिनेटिंग है यार। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे शाओमू जल्दी खत्म कर चुका हो, पर असल में वो हैरान था। इतनी एग्रेसिव हो सकती है कोई सीनियर सिस्टर जो 9 yin मैस्टिक आर्ट कल्टीवेट करती हो? लूची ने पानी छींटा उस पर और बोली, बस इतना जान ले, जरूरी नहीं जोर जोर से बोलना। फिर गंभीर होकर बोली, एक ट्रबलिंग न्यूज है, अगले महीने मेरी शादी हो रही है। ग्रूम का नाम है लॉन्ग टियानशेंग, तू जरूर जानता होगा। शाओमू तुरंत पहचान गया। हाँ, वो लॉन्ग टियानक्सियांग, जिसने 30 साल की उम्र से पहले नेसेंट सोल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। सेंट युआन डेमन सेक्ट में 1000 साल में ऐसा सुप्रीम जीनियस नहीं हुआ। खुद सोर्ड इंटेंट कॉम्प्रिहेंड किया, सारे हेवंस प्राइड्स में पावर हाउस माना जाता है। फिर थोड़ा अफसोस जताया, ऐसा बड़ा आदमी और उसे ग्रीन हेड मिलने वाला है। तुरंत उसे दिलासा दिया, पर टेंशन मत ले, लॉन्ग त्यांगशियांग ने पुरानी सोर्ड मैनुअल कल्टीवेट करते वक्त अपनी मेरिडियंस खराब कर ली थी। वो अब यूनक है, तू चुप रहेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, और अगर तुझे मुझसे सच में फर्क पड़ता तो तू मुझे अपनी सबसे प्रेशियस चीज नहीं देती। दोनों ने फिर गहरी नजरों से देखा और बाथ चैम्बर में फिर से इंटेंस एफर्ट शुरू हो गया। बात खत्म होने के बाद दोनों कमरे में आ गए। दूसरा राउंड शुरू। शाओमू बोला, तू ब्रेक थ्रू के बिल्कुल कगार पर है, तो बिना रुके मेहनत करते रहो। सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी। लूची गहरी नींद में सो रही थी, सांसें एकदम स्टेडी। उसके पास शाओमू चुपचाप बैठा था। तब सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल सामने आ गया। सिस्टम की आवाज, होस्ट का रेड यांग पावर ड्रेन किया गया, 10 लाख गुना रिटर्न ट्रिगर, रेड यांग बॉडी इंटेंसिटी में तेज इजाफा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। शाओमू को बड़ी राहत हुई। इतने कम टाइम में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, अब चाहे वो फॉक्स हो या लॉन्ग फैमिली, मुझे डरने की जरूरत नहीं। फिर पास सोई औरत की तरफ हाथ बढ़ाया, सीनियर सिस्टर उठो, अब मेरा रिवॉर्ड दो। वो आधी नींद में ही बोली, तू सच में कमाल का है, और हाथ बढ़ाकर एक पिल बोतल थमा दी। बस, मैं और नहीं संभाल पा रही, थोड़ा और सोने दे। शाओमू ने बोतल खोली, अंदर विटैलिटी पिल्स। मुस्कुराया, सीनियर सिस्टर लू सच में जेनरस है। और मन में नई चाल चलने लगी, अकीम साफ। बस, शाओमू ने सोचा कि पिल्स तो वैसे भी किसी को देनी ही है, तो फिर दूर क्यों ढूंढना जब मौका सामने पड़ा है। उसने लूची को दी हुई पिल्स में से एक गोली उसके मुंह में डाल दी, जैसा हमेशा होता था। सिस्टम ने ट्रिगर किया, 3 गुना रिटर्न, और उसे मिली 3rd ग्रेड विटैलिटी पिल। देखकर बोला खुद से, अरे यार, रिटर्न तो कुछ खास नहीं। खैर, अभी 9 चांस बाकी हैं। सोचा 10,000 गुना तो शायद नहीं होगा, पर 1000 गुना भी चल जाएगा। फिर बाकी सारी पिल्स भी एक एक करके इस्तेमाल कर दी। तभी सिस्टम अलर्ट, 3000 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ। लूची का शरीर गोल्डन लाइट से चमकने लगा और शाओमू के हाथ में रिफाइंड पिल बनकर उभर आई। मुस्कुराया वो डॉट, ये तो 7वीं कक्षा का मार्रो क्लींजिंग पिल है। समझते देर नहीं लगी। मरो क्लींजिंग पिल बेहद कीमती ट्रेजर, ओरिजिन नर्चरिंग पिल की तरह फाउंडेशन को मजबूत करती है, वाइटैलिटी नरिश करती है, बट असली वैल्यू कल्टीवेटर की रूट बोन एप्टीट्यूड को इंप्रूव करना। शाओमू को याद था, उसकी प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन में तो कमाल की थी, पर सेक्ट के फेवर्ड जीनियसेस के सामने बिल्कुल फीकी। अगर ऊंचा जाना है, दूर तक जाना है, तो रूट बोन की अपर लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। बिना सोचे गोली निगल ली। पल भर में शरीर के चारों तरफ रेजिंग फ्लेम ऑरा फूट पड़ी। मेडिसिनल पावर अंदर ब्लास्ट हुई। तुरंत कल्टीवेशन स्टांस में बैठ गया। रिफाइनिंग शुरू।
थोड़ी देर बाद गोल्डन ऑरा पूरे शरीर से ओवरफ्लो करने लगी, उसके साथ पूरी तरह हार्मनी में। कुछ देर बाद लूची की नींद खुली, नाक सिकोड़ी। अरे कितनी बदबू है यार, तू तो पूरी तरह गंदा हो गया है, जल्दी जा नहा के आ। शामू ने खुद सूंघा। हाँ भाई, सच में अनबेरेबल है, और चुपचाप बाथ हाउस में चला गया। शावर के नीचे शांति से खड़ा था, शरीर में एनर्जी लबालब, एक पावरफुल रेजोनेंस पूरे अंदर फैल रही थी। चेहरा भावुक, चुपचाप ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहा था। पीछे से सीनियर सिस्टर आई और तुरंत समझ गई, तू फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। सोचने लगी, क्या ओरिजिन नर्टरिंग पिल से इतना असर हो सकता है। हाथ बढ़ाकर छुआ और फील किया, ये प्यूरिटी ऑर्डिनरी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल नहीं मिलती। पहुंचा, क्या तूने कोई और पिल खाई है? शामू का दिल धक से रह गया। अगर मरोव क्लींजिंग पिल का पता चल गया तो एक्सप्लेन करना नामुमकिन। जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोला, ये सब तो सीनियर सिस्टर के साथ ड्यूअल कल्चरेशन की वजह से हुआ है, पर लगता है सीनियर सिस्टर का कोर कंसंडे नहीं हो पाया, इसलिए शायद थोड़ा कम एफर्ट रहा होगा जूनियर ब्रदर का। फिर पास आया, बोल्ड होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं सीनियर सिस्टर की मदद फिर से कर दूंगा, और इस बार फ्री ऑफ चार्ज। लूची हकलाते हुए बोली, पागल हो गया है क्या तू? अपनी जान की अब कोई कदर नहीं बची क्या? शामू बिना झिझके जवाब दिया, ये भी तो तेरे फायदे के लिए है सीनियर सिस्टर, तुझे जल्दी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। बहुत लंबा वक्त बीत गया। आखिरकार सीनियर सिस्टर बिस्तर पर बेहोश पड़ी मिली, पूरी तरह मोशनलेस। इतनी इंटेंस ट्रेनिंग सह नहीं पाई वो। तब तक शामू पूरी तरह तैयार था, कपड़े पहन चुका था। उसने धीरे से कहा, तू आराम से ब्रेक थ्रू कर लेना, मैं पहले निकलता हूं। ठीक उसी पल सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, होस्ट ने सक्सेसफुली प्योर यांग एनर्जी प्लंडर की। 10 गुना रिटर्न ट्रिगर, रेड यांग एनर्जी में स्लाइट इंक्रीज। इस छोटे से बूस्ट से ही वो कई स्टेजेस और बाउंड्रीज पार कर गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की ताकत देखकर वो खुद हैरान रह गया। पूरी बॉडी हल्की फुल्की लग रही थी, मुंह पर हल्की मुस्कान फैल गई। मन में सोचा, बस एक फ्लाइंग सोडू मिल जाए तो आसमान में उड़कर चारों समंदर घूम लूंगा। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट हुआ। आउटर सिटी मार्केट की हलचल भरी गली, चारों तरफ कल्टीवेटर सामान खरीद बेच रहे थे। एक दुकान पर कोई फिगर छोटा सा बॉक्स खरीद रहा था। वेंडर ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद फेलो डाओइस्ट। वो फिगर था शाओमू। बॉक्स खोला, अंदर देखा, स्टार गाइडेड स्लेयर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीटियोरिक आयरन से बनी फ्लाइंग सोर्ड। ब्लेड पर स्टार वॉटेक्स इंग्रेव्ड था, जो स्टार्स की पावर एब्जॉर्ब करके स्वॉर्ड की लेथलिटी को कई गुना बढ़ा देता। बॉक्स बंद किया, पर दिमाग में एक बात अटक गई, 30,000 स्पिरिट स्टोन सिर्फ एक फ्लाइंग सोडू के, आगे जाकर कितनी बार ऐसी चीज दान कर पाऊंगा? अचानक जोर की आवाज गूंजी, अरे प्रीटी बॉय! शामू तुरंत मुड़ा। सामने कई बड़े बड़े डीमन फिगर्स खड़े थे, सबके सिर पर विशाल सींग। लीडर को तुरंत पहचान लिया, न्यूटी, आउटर डिसाइपल और फॉक्स डीमन का सबसे लॉयल सपोर्टर। पहले भी कई बार इसने शामू से झगड़ा करने की कोशिश की थी, पर हर बार फॉक्स डीमन ने पकड़ लिया था। न्यूटी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर था, ऑन्क्स डेमन ब्लड लाइन इनहेरिट किया हुआ, उस रेल्म के ह्यूमन कल्टिवेटर से कहीं ज्यादा ताकतवर। शामू के लिए परफेक्ट ओपोनेंट, अपनी करंट पावर टेस्ट करने का। न्यूटी करच कर बोला, पर शामू बस मुस्कुराया। फिर न्यूटी ने सीधा पूछा, सुन, सच है क्या कि तू अपनी सीनियर सिस्टर से मिलने गया था? शामू ने न्यूटी की कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि हड्डियां चटकने वाली थीं। फिर शांत स्वर में पूछा, क्या बात सच है भाई? बता तो सही। ये देखकर ऑन्क्स डेमन का गुस्सा और भड़क गया। न्यूटी ने मुक्का झटका और गरजा, मर जा! पर मुक्का बीच में ही रुक गया, क्योंकि दोनों के बीच गोल्डन बैरियर बन गया था। शामू ने थोड़ी सी माफी सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी यार, अभी तो मैं अपनी लाइफ बचाना चाहता हूं। सीनियर सिस्टर के साथ अभी बहुत सारा एंजॉयमेंट बाकी है। न्यूटी तो हैरान रह गया, ये भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर चुका है? पर यह जानकर गुस्सा शांत होने की बजाय और भड़क उठा। न्यूटी ने तंज कसा, बस ब्रेक थ्रू कर लिया तो क्या, लॉर्ड न्यू के साथ नाम लेने लायक भी नहीं है तू। अगले ही पल न्यूटी ने चारों तरफ से मुक्कों की बौछार शुरू कर दी, हर मुक्का सीधे शाओमू पर गर कर बोला, ये है असली लॉर्ड न्यू की ताकत। पर चाहे कितने भी अटैक हों, कितने भी जोरदार, शाओमू ने सबको एफर्टलेसली हैंडल कर लिया। बीच बीच में कमेंट भी कर दिया, ताकत तो तेरी जबरदस्त है भाई, पर स्पीड वो तो बहुत कमजोर है। न्यूटी को यह सुनकर और गुस्सा आया, क्या बकवास कर रहा है? तभी शाओमू को एहसास हुआ, रेड यांग सेक्रेट बॉडी कितना कमाल का है, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया और न्यूटी को इतनी आसानी से हैंडल कर रहा हूं। न्यूटी आउटर सेक्ट के टॉप 100 में था, पर शाओमू ने कैजुअली सब अटैक्स डिफ्लेक्ट कर दिए। न्यूटी पूरी तरह स्टन्ड। फिर शाओमू ने ऑफेंसिव स्टांस लिया, मुट्ठी के चारों तरफ ब्रिलियंट गोल्डन ऑरा चमकने लगा। एक ही पंच सीधा न्यूटी के मुंह पर, खून की धार निकल आई, नाक से, मुंह से, पूरी तरह ओवरवेलमिंग फोर्स। न्यूटी के डीमन फॉलोअर्स घबरा के दौड़े, बॉस उठो बॉस,
कई चिल्लाए, ये अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? एक ने उंगली उठाकर चिल्लाया, तूने बॉस न्यू को इंजर करने की हिम्मत की? न्यू फैमिली का स्टेटस पता है तुझे? शाओमू ने शांत होकर कहा, अच्छा, ये बात याद दिलाई तूने? फिर हाथ हिलाया। स्टार गाइडेड स्लेयर समन हो गई और आदेश दिया, जा। फ्लाइंग सोर्ड हवा में तेजी से दौड़ी, डीमन के सिर से बस कुछ इंच दूर रुकी, फिर जोर से दीवार में धंस गई। डीमन डर से कांप उठा। शाओमू मुड़ा और चुपचाप जाने लगा। पीछे से एक डीमन ने सोर्ड दीवार से खींची और चिल्लाया, अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? शाओमू बिना रुके ठंडी आवाज में बोला, ये फ्लाइंग सोडू 30,000 स्पिरिट स्टोन की है। इसे अपना मेडिकल फी समझ लो, और अगर और चाहिए तो फ्री हो। आ जाना मुझे ढूंढने। बस कुछ कदम चला था कि सिस्टम की नोटिफिकेशन आ गई। होस्ट ने 2nd ग्रेड फ्लाइंग सोडू दी, 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिली है 5th ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड, हेवनली स्टार हंटर। पर शाओमू को 5th ग्रेड से भी संतुष्टि नहीं हुई। रुक गया वो। पीछे खड़े दोनों डीमंस को लगा, ये आखिरी मौका है। दोनों एक साथ झपटे, हथियार ऊंचे किए। किलिंग इंटेंट पूरा उमड़ रहा था। शाओमू बस मुस्कुराया, अचानक पलटा, आंखें लाल चमक उठीं। ठंडे लहजे में चेतावनी दी, अब मुझे बेरहम मत ठहराना। उनके हथियार अभी गिरे भी नहीं थे कि दोनों कट कर गिर पड़े। हथियार हाथ से छूट गए। दर्द से चीखने लगे। कौन था? किसने अटैक किया? शाओमू ने शांत नजरों से उन्हें देखा। तब पास से एक तेज ऑथोरिटेटिव औरत की आवाज गूंजी, अभी भी हिम्मत है इनकी झगड़ा शुरू करने की? आवाज ने आगे कहा, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, साफ है। स्निक अटैक पहले इन्होंने किया था। फिर वो औरत आगे बढ़ी और खुद को रिवील किया। उसका नाम था मुझ। वह औरत कॉन्फिडेंट ग्रेस के साथ उसकी ओर बढ़ी और प्रोटैगनिस्ट ने अपना एक हाथ सिर पर रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने उसे बुरी तरह डांटा और कहा कि चाओ बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले भी चेतावनी दी थी, जब दुश्मनों से निपटो तो घास भी काट देनी चाहिए और जड़ें भी पूरी तरह उखाड़ देनी चाहिए। जख्मी डीमंस उस पर चिल्लाए और बदतमीजी भरे इंसल्ट्स देते हुए उसका सामना किया। उन्होंने डिमांड की कि वह बताए वह खुद को क्या समझती है, और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि उनका बॉस कौन है। उसी पल उसकी आंखें लाल और काली हो गईं और उसने शांति से अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वह मूजिलिंग है, और पूछा कि क्या उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही उसका नाम लिया गया, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसका सामना कर रहे हैं और उन पर डर हावी हो गया। पूरे ग्रुप में पैनिक फैल गया और वे भागने लगे, ये चिल्लाते हुए कि वह इनर सेक्ट की एक सीनियर सिस्टर है, और एक दूसरे को उसका चेहरा याद रखने से पहले भागने के लिए उकसाने लगे। वे रोने लगे कि यह सब एन का आइडिया था और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके पीछे हटने पर उसने आह भरी और उन्हें बुज़दिलों का एक झुंड कहकर खारिज कर दिया। फिर वह प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़ी और उसकी तरफ इशारा किया। वह हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या वह उससे बात कर रही है। तभी अचानक उसने उसका हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। शर्माते हुए उसने उसे याद दिलाया कि सबने उसे पहले ही कह रखा था कि अगर भविष्य में कभी कुछ भी हो तो वह उसका नाम पुकारे, जिससे वह पूरी स्थिति को लेकर कंफ्यूज्ड हो गया। उसने आगे कहा कि यह अच्छा हुआ कि वह समय पर पहुंच गई, क्योंकि अगर वह मर जाता तो उससे शादी करने के लिए कोई नहीं बचता। इन शब्दों ने उसे दंग कर दिया और उसे याद आया कि जब से उसने सेक्ट ज्वाइन किया था, यह यंग वुमन हमेशा उस पर करीबी नजर रख रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी दिलचस्पी की वजह उसकी प्योर यंग पावर की चाहत नहीं हो सकती। उसे एहसास हुआ कि वह बस उसके अपीयरेंस की तरफ आकर्षित थी और शेमलेस इंटरेस्ट के साथ उससे घूर रही थी। फिर भी उसने खुद को याद दिलाया कि वह सेंट्यून डायमंड सेक्ट की म्यूजिलिंग थी, एक ऐसी औरत जिसे पूरे सेक्ट में सीरियस और सिनिस्टर माना जाता था। लाल आंखों वाली एक डेडली फिगर जिससे हर कोई डरता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका ऐसा प्लेफुल साइड भी है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि उसके लिए मरना उतना आसान नहीं है जितना वह सोचती है। वह वापस मुस्कुराई और बोली कि उसका होने वाला पति पहले वालों की तरह खत्म नहीं हो सकता। उसने मजाक में उसके हाथ पकड़े और उसे अपने पीछे आने को कहा। कुछ ही पलों बाद वे हवा में ऊपर उठ गए, क्योंकि उसने उसके चारों ओर एक ऑरा लपेट दिया था। उसने गौर किया कि वे बिना किसी फ्लाइंग सोर्ड की मदद के जमीन से काफी ऊपर उड़ रहे थे और हैरानी से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह एक ऐसा मेथड था जिसे केवल कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। उसे देखते हुए वह सवाल करने लगा कि उसका असली कल्टीवेशन लेवल क्या था। कुछ देर उड़ने के बाद वे जंगल के बीच गहराई में छिपे एक घर पर पहुंचे। उसने जल्दी ही उस इलाके के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रचुरता को महसूस किया और सोचा कि क्या यह जगह सेंट यूएन डीमन सेक्ट की कोर होली लैंड थी। उसने उसे अंदर आने के लिए बुलाया
और कैजुअली कहा कि यह उसका घर है। यह सुनकर वह सोचने लगा कि क्या वह सेक्ट की पर्सनल डिसाइपल थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा और पूछा कि क्या वह यहीं रहती है, उसने समझाया कि जब भी वह फुर्सत के कुछ पल निकाल पाती है, वह यहाँ पढ़ने और सोने आती है। हालांकि वह यहाँ अक्सर नहीं आती। वह पूरी एंथुजियाज्म के साथ बिस्तर की ओर दौड़ी और उस पर गिरते हुए चिल्लाई। वहां लेटे हुए उसने उसकी ओर देखा और पूछा कि वह अभी भी डेज में क्यों खड़ा है, और उसे जल्दी पास आकर एक तथाकथित ट्यूसडे बैटल शुरू करने को कहा। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और उसे चेतावनी दी कि वह कुछ भी करने की कोशिश न करे, यह कहते हुए कि उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। इससे वह शर्मा गई। उठकर बैठते हुए उसने उसे एक बड़ा प्लेबॉय कहा और पूछा कि उसके दिमाग में किस तरह के गंदे विचार भरे हुए हैं। फिर उसने उसकी ओर 2 बुक्स फेंकी जिन्हें उसने पकड़ लिया। कवर्स पर नजर डालते ही उसने देखा कि एक ट्रू चैप्टर ऑफ सोर्ड कंट्रोल थी और दूसरी की मिस्टिक हार्ट सोर्ड आर्ट। ये नजारा देखकर वह खुशी से भर गया और उसने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह सोर्ड कंट्रोल की कल्टीवेट करना चाहता था। वह मुस्कुराई और समझाया कि उसने हाल ही में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज को पार किया है और तुरंत बाजार जाकर एक फ्लाइंग सोर्ड खरीदी थी। इसलिए उसने नेचुरली अंदाजा लगा लिया कि वह सोर्ड कंट्रोल की कल्टीवेशन करना चाहता है। जैसे कुछ याद आया हो, उसने उसे एक और फ्लाइंग स्वॉर्ड थमाई और बताया कि यह एक 4th ग्रेड कोल्ड एट्रीब्यूट फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसे फ्रॉस्ट फॉयल के नाम से जाना जाता है। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा कि उसके भीतर उमड़ती प्योर यांग एनर्जी के साथ यह सोर्ड उसकी एक्सेसिव फायर को दबाने के लिए एकदम सही है, ताकि वह अपने डेली मिशंस के दौरान गलत विचारों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसका मतलब समझकर उसने जल्दी से उसे थैंक यू कहा और बोला कि वह बहुत थॉटफुल है। वह बिस्तर से उठी और उससे कहा कि उसके लिए यहाँ रुककर कुछ दिनों तक सोर्ड कंट्रोल कल्टीवेट करना ठीक रहेगा, जबकि वह उसके लिए दूसरे मामले संभालेगी। उसने आगे कहा कि क्योंकि वह पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच चुका है, इसलिए अब उसे सर्वेंट डिसाइपल बने रहने की जरूरत नहीं है। वह किसी से कहकर उसके डिसाइपल टोकन को आउटर सेक्टर लेवल पर अपग्रेड करवा देगी। यह सब सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और उसने पूछा कि वह असल में कौन है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वह मुस्कुराई और बोली कि वह वही इंसान है जिससे वह आज नहीं तो कल शादी करेगा। इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर सील कर दिया। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि यह छोटी लड़की वाकई फ्लर्ट करना जानती है। हालांकि जब उसने उन बुक्स को देखा जो उसने उसे दी थी, तो उसने उन विचारों को एक तरफ रख दिया और फैसला किया कि सोर्ड कंट्रोल की कल्टीवेशन करना कहीं ज्यादा जरूरी है। उसने मैनुअल में बताए गए मेथड्स के अनुसार तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, उसके चारों ओर सुनहरे प्राचीन कैरेक्टर्स प्रकट होने लगे। कुछ देर बाद वह तेज सांसें लेते हुए लकड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। वह सोचने लगा कि क्या उसके द्वारा ली गई मैरो क्लेंजिंग पिल ने वाकई उसकी एप्टीट्यूड में सुधार किया था, क्योंकि सोर्ड कंट्रोल सीखना अभी भी इतना मुश्किल क्यों लग रहा था। उठकर बैठते हुए उसने अंदाजा सा लगाया कि शायद पिल ने केवल उसके फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाया था, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन में सुधार नहीं किया था। इससे वह अनिश्चित हो गया कि आगे क्या किया जाए। उसे डर था कि सिस्टम होने के बावजूद अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी खराब रही कि वह कल्टीवेशन जारी न रख सके, तो शायद वह सच में निराशा में डूब जाए। उसी पल उसकी नजर अपने सामने एक डीमोनिक बीस्ट पर पड़ी जो शांति से पत्तियां चबा रहा था। वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अगर प्राइमोर्डियल यांग को एक कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए सिस्टम एक रिटर्न ट्रिगर कर सके। उसके चेहरे पर एक डीमोनिक स्मर्क आ गई और उसने तय किया कि चूंकि वह बोर हो रहा है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। वह उस जीव के पास पहुंचा और घोषणा की कि वह उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाना चाहता है। सिस्टम ने तुरंत एक अलर्ट के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि ज्ञान देने के माध्यम से एक डीमन बीस्ट का एनलाइटनमेंट ट्रिगर हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 100 फोल्ड रिटर्न मिला है। इस नोटिफिकेशन ने उसे दंग कर दिया और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन वाकई नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। जैसे ही उसने कल्टीवेशन शुरू की, उसके चारों ओर सुनहरी एनर्जी गूंजने लगी, जिससे हवा में चमकते हुए प्राचीन स्क्रिप्ट के साथ जटिल पैटर्न बनने लगे। जैसे ही उसने अपना अभ्यास पूरा किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड बाहर निकाली। वह अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट महसूस कर रहा था। शुरुआत में जो कंगफू टेक्निक्स समझ से बाहर और कठिन लग रही थीं, अब वे उसके सामने पूरी स्पष्टता के साथ प्रकट हो रही थीं। इस प्रगति के बावजूद उसने माना कि इस दुनिया के हिसाब से उसकी एप्टीट्यूड में सुधार अभी भी नाकाफी था। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसे खुद से और ज्यादा उम्मीदें थीं।
उसकी नजर वापस अपने पास मौजूद उस डिमोनिक क्रीचर पर गई, जो यह जानने के लिए उत्सुक लग रहा था कि वह आगे क्या करेगा। उसने एक जानती हुई मुस्कान के साथ उस जीव को पकड़ा और ऐलान किया कि चूंकि वह सीखने के लिए इतना उतावला दिख रहा है, इसलिए वह उसे जियोमेट्री थ्योरम्स नाम का एक नया विषय पढ़ाएगा। उस छोटे डीमन को निर्देश देने में कुछ समय बिताने के बाद उसके सामने सिस्टम पेन प्रकट हुआ। नोटिफिकेशन ने उसे सूचित किया कि कैलकुलस का ज्ञान देने से 100 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ है। उसकी कॉम्प्रिहेंशन में जबरदस्त सुधार हुआ था और उसकी वर्तमान कॉम्प्रिहेंशन वैल्यूज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई थी। इस लेवल पर और सुधार करना असंभव था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कॉम्प्रिहेंशन की भी वास्तव में एक अपर लिमिट होती है। फिर भी अपनी समझ के वर्तमान स्तर के साथ कल्टीवेशन मेथड्स को समझना अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वह अलमारियों के पास से गुजरा और उनकी सामग्री पर सरसरी नजर डाली, उसकी मुट्ठी अचानक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी वज्रा फिस्ट टेक्निक विंड रेड थंडर आर्ट के साथ एक्टिवेट हो गई थी। जब वह किताबों की जांच कर रहा था, तब उस डिमोनिक क्रीचर के पास छोटी लाल बिजलियां कड़कने लगीं। सुनहरे प्राचीन घेरे उसे घेरे हुए थे, जबकि उसके हाथों में लाल घेरे प्रकट हो रहे थे, जिसने उस छोटे जीव को पूरी तरह से डरा दिया। उसने उन किताबों को वापस उनकी जगह पर रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे सभी अनरेटेड येलो रैंक टेक्निक्स थीं, जो उसकी वर्तमान क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही साधारण थीं। हालांकि उसने इन तकनीकों को पूरी तरह से याद कर लिया था। एक बार जब वह यहां से बाहर निकलेगा, तो वह उन्हें लिखकर दूसरों को बांट सकता है, जिससे रिटर्न रिवॉर्ड्स की एक बड़ी लहर पैदा की जा सके। अचानक वह छोटा डिमोनिक क्रीचर उसके पास कुछ लेकर आया, जो एक हड्डी जैसा लग रहा था। उसने उसका सिर थपथपाया और पूछा कि क्या वह उसे यह देना चाहता है। उस जीव ने उसके सवाल की पुष्टि की। उसने वह हड्डी ले ली और डीमन को फिर से धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि वह बाद में इसका सूप बनाएगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में क्या था। वह केओस ओरिजिन आर्ट थी। हड्डी बैंगनी एनर्जी से ढकी हुई थी। वह जमीन पर बैठ गया और बोला कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा सा जीव उसे इतने ऊंचे कैलिबर की टेक्निक दे पाएगा। सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि उसने केओस ओरिजिन आर्ट को डिटेक्ट कर लिया है और वह ऑटोमेटिकली इसे सीखने का प्रोसेस शुरू कर रहा है। बैंगनी एनर्जी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसके दिमाग में भयानक दर्द होने लगा और उसके मुंह से खून निकलकर फर्श पर गिर गया। वह छोटा डीमनिक क्रीचर घबरा गया और वहां से भाग गया। उसने कुछ मीटर दूर पड़ी हड्डी की ओर देखा और अपने मुंह से खून पोंछा। उसे बहुत निराशा हुई जब उसे एहसास हुआ कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र की सीमा तक कॉम्प्रिहेंशन होने के बावजूद वह इस टेक्निक को नहीं समझ सका। वह सोचने लगा कि क्या यह कोई अर्थ रैंक टेक्निक है या शायद हेवन रैंक। अचानक दरवाजा खुला। उसकी सीनियर सिस्टर वहां आई और चाओमो को इस हालत में देखकर पूछा कि उसे क्या हुआ था। उसने उसे जमीन से उठाने की कोशिश की और माफी मांगते हुए कहा कि यह सब उसकी गलती है कि उसने उसे तुरंत इतनी कठिन टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए दे दी। वह हैरान रह गया और उसने जल्दी से उसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह उसे पास की एक सीट पर ले गई और याद दिलाया कि कल्टीवेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने खाना तैयार किया था और सुझाव दिया कि वे पहले खाना खा लें। एक कुकी उठाते हुए उसने उसे मुंह खोलने को कहा, क्योंकि वह उसे खुद खिलाने वाली थी। खाते हुए उसने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि चूंकि जीलिंग यहां है, तो वह पक्का एक और टेक्निक लाई होगी। उसने उसे और खाने के लिए उकसाया। फिर उसने उसे बताया कि वह उसे एक टेक्निक देना चाहती है, ताकि वह देख सके कि क्या यह उसके किसी काम आएगी। उस बैंगनी चमक वाली हड्डी को देखते हुए उसने उसे हाथ में लिया और पूछा कि उसे ऐसी टेक्निक कहां से मिली। उसने समझाया कि एक छोटे डिमोनिक बीस्ट ने उसे यह दी थी। इस पर रिकॉर्ड की गई टेक्निक उसके सीखने के लिए बहुत गहरी थी, इसलिए उसने इसे उसे देने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि यह केओस ओरिजिन आर्ट थी। अचानक उसके सामने सिस्टम पैनल प्रकट हुआ और वह मुस्कुरा उठा। नोटिफिकेशन ने उसे सूचित किया कि अर्थ रैंक टेक्निक केओस ओरिजिन आर्ट को तोहफे में देने से 60 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ है। उसे प्योर यांग ओरिजिन आर्ट नामक एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड टेक्निक मिली थी। सुनहरी एनर्जी से चमकता हुआ एक स्क्रोल अचानक उसके सामने आ गया। उसने यस का ऑप्शन चुना और सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि प्योर यांग स्वानमिंग आर्ट उसके रेड यांग सीक्रेट बॉडी के अनुकूल है। इमीडिएट एम्पावरमेंट शुरू होने वाला था। जब ज्यूलिंग गहरी सोच में डूबी थी, वह सोचने लगा कि एम्पावरमेंट में कितना समय लगेगा। वह अम्यूजुलिंग को शक करने का मौका नहीं दे सकता था। उसे तुरंत कुछ याद आया और वह चिल्लाते हुए उठी कि उस कंजूस मास्टर ने उसकी टेक्निक फिर से चुरा ली है
और उस टेक्निक ने उसके होने वाले पति को लगभग मार ही डाला था। शाओमू हैरान होकर सोचने लगा कि उसके मारने वाली बात से उसका क्या मतलब था। उसने हड्डी वापस अपनी हिडन शेल्फ में रख दी और उससे कहा कि वह अपनी कल्टीवेशन के साथ जबरदस्ती न करे। उसने समझाया कि उसके पास प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इस आर्ट में केओस एट्रीब्यूट्स हैं। ये दोनों उसके प्योर बॉडी के साथ बुनियादी तौर पर टकराते हैं। अगर उसने कल्टीवेशन के लिए दबाव डाला होता तो उसके मेरिडियंस फट सकते थे, जिससे उसकी मौत हो जाती। दूसरी तरफ मुड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन कम थी, बल्कि केओस शॉनमिंग आर्ट उसके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। उसे पीछे से गले लगाते हुए उसने उससे कहा कि पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टेक्निक्स की कल्टीवेट करे। एक्सपीरियंस इकट्ठा करना ही सबसे सही तरीका है। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है। उसने पूछा कि आखिर वह क्या प्लॉटिंग कर रही है। उसने कहा कि प्लॉट तो साफ है। वह शर्मा गई और चाओमू को निर्देश दिया कि वह बस उसके सामने घुटने टेक दे। जब तक वह उसके साथ डाओ कंपेनियंस बना रहेगा, वह गारंटी देती है कि इस सेंट यूएन डीमन सेक्ट में वह लजीज खाना खाएगा और मसालेदार शराब पिएगा। कोई उसके सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी बातों ने उसे हैरान कर दिया। जैसे ही वे अपनी क्लोज्ड ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे, बाहर से एक आवाज चिल्लाई और उसकी बातों को बकवास बताया। सब कुछ बैंगनी हो गया, जिसके बाद आसमान से एक भयानक ब्लास्ट हुआ जिसने उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया जिसमें वे रह रहे थे। उस प्रेशर ब्लास्ट ने चाओमू को सीधे घुटनों के बल गिरा दिया, जबकि जूलिंग खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने गुस्से में ऊपर देखा। वह इतने भयानक ऑरा से चिंतित था। वह सोचने लगा कि यह इंसान कौन हो सकता है। जूलिंग आगे बढ़ी और अपने मास्टर को पुकारते हुए पूछा कि वह यहां क्यों आई है। यह सुनकर वह हैरान रह गया कि उसने उस अनजान व्यक्ति को मास्टर कहा। इस रहस्यमयी हस्ती ने खुद को एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला के रूप में प्रकट किया, जिसके चारों ओर बैंगनी ऑरा चमक रहा था। उसने अपनी डिसाइपल से पूछा कि क्या उसकी मौजूदगी ने उसके अच्छे काम का स्वाद बिगाड़ दिया है। प्रोटैगनिस्ट की सीनियर सिस्टर ने जल्दी से मास्टर का अभिवादन किया और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। सम्मान में थोड़ा झुक गई। इस बीच प्रोटैगनिस्ट उस औरत के जबरदस्त प्रेशर के नीचे घुटनों के बल बैठा रहा। सीनियर सिस्टर की बातें सुनने के बाद वह महिला जमीन पर उतरी और एमुज्यूलिंग को संबोधित करते हुए कहा कि वह उसकी सबसे खास डिसाइपल थी, जिसे उसने कभी अपनी उत्तराधिकारी और भविष्य की सेक्ट सेंटेस के रूप में तैयार करने का इरादा किया था। उसने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि म्यूज्यूलिंग ठीक से कल्टीवेट करने में विफल रही है और इसके बजाय उसने अपने निवास में एक सर्वेंट डिसाइपल को रखा है और अनुचित व्यवहार में लगी हुई है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि सेक्ट सेंटेस ही म्यूज्यूलिंग की मास्टर थी, जिससे उसकी कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का कारण समझ में आ गया। म्यूज्यूलिंग जमीन पर गिर गई और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हुए अपनी गलती मान ली। उसकी मास्टर ने इसे स्वीकार किया और उसे एक मौका देने का फैसला किया। तभी उस महिला के हाथ में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड प्रकट हुई जो बैंगनी एनर्जी से ढकी थी। उसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया और म्यूज्यूलिंग को आदेश दिया कि वह अपने हाथों से उस सर्वेंट डिसिप्लिन को मार डाले, अपनी भावनाओं की जड़ें काट दे और फिर 30 साल की क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए पर्पल क्लाउड पीक वापस लौट आए। म्यूज्यूलिंग तुरंत अपनी मास्टर की ओर दौड़ी और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इस मामले का शाओमू से कोई लेना देना नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि उसे मारने से उसके डाओ हार्ट को नुकसान पहुंचेगा और उसकी भविष्य की कल्टीवेशन में बाधा आएगी। इस जवाब ने सेक्ट सेंटेस को और भी ज्यादा नाराज कर दिया और उसने सवाल किया कि क्या उसकी डिसाइपल उसे धमकाने की कोशिश कर रही है। उसने बैंगनी एनर्जी का एक और भी बड़ा सैलाब छोड़ा, जिससे दबाव के कारण आसपास का इलाका फटने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत एक्शन लिया और म्यूज्यूलिंग की ओर भागा, जिसके शरीर से खून बह रहा था। उसे एहसास हुआ कि सेंटेस वाकई अपनी डिसाइपल पर जानलेवा हमला करने का इरादा रखती थी। उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया और म्यूज्यूलिंग के कंधे पर अपना हाथ रखकर सुनहरी एनर्जी छोड़ी, जिसने उसकी मरणासन्न स्थिति को संभाल लिया। फिर उसने उसे पीछे से सहारा दिया और अपनी स्पिरिचुअल पावर को जल्दी से सोखने के लिए कहा। सेक्ट सेंटेसेस ने तुरंत उस एनर्जी को महसूस किया और उसे प्योर यांग समझ लिया। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चाओमू ने शायद रेड यांग सेक्रेड बॉडी को जगा लिया है। उस सुनहरी एनर्जी का इस्तेमाल करके वे दोनों आखिरकार खड़े होने में कामयाब रहे। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने सेक्ट सेंटेस की तेज समझ को स्वीकार किया। वह सोच में पड़ गई, यह जानते हुए कि रेड यांग सेक्रेड बॉडी बेहद दुर्लभ थी। उसने यह भी गौर किया
कि जिस व्यक्ति को म्यूजुलिंग पसंद करती थी उसमें वाकई काफी पोटेंशियल था। म्यूजुलिंग प्रोटैगनिस्ट के करीब आई और लापरवाही से कहा कि अगर उसे उसकी रेड यांग सीक्रेट बॉडी के बारे में पहले पता होता तो उसने और भी निडरता से काम किया होता। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब में सिर्फ एक मुस्कान दी। उसी पल उसकी मास्टर जानबूझकर खांसी ताकि वह अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। म्यूजुलिंग को तुरंत अपनी चूक का एहसास हुआ और उसने खुद पर काबू पाया, यह मानते हुए कि उसने बिना सोचे समझे बात की थी। प्रोटैगनिस्ट ने इसे बेमतलब की बात मानकर टाल दिया। सेक्ट साइंटिस्ट ने म्यूजुलिंग की खातिर मामले को खत्म करने और अस्थायी रूप से प्रोटैगनिस्ट की जान बख्शने का फैसला किया। उसने हाथ हिलाया और बैंगनी एनर्जी ने म्यूजुलिंग को घेर लिया। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट को आउटर सेक्ट वापस जाने और नेसेंट सोल क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश से पहले कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। वहां से जाते समय उसने साफ कर दिया कि वह म्यूजुलिंग को फिर से ढूंढने की कोशिश न करे। उनके जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर हिलाया। उसे गहराई से एहसास था कि सेक्ट सिंथेसिस कितनी भयानक थी। वह समझ गया था कि अगर वह वाकई उसे मारना चाहती तो उसे बस एक बार सोचने की जरूरत थी। उसके भीतर निराशा की एक लहर उठी जिसने मजबूत बनने के उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया। कुछ समय बाद शहर के सर्वेंट क्वार्टर्स में एक ऐसा इलाका जो हर तरह के लोगों से भरा हुआ था, शाओमू अपने निवास पर वापस लौटा। हालांकि यह सफर खतरनाक था लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत शानदार थे, जिसमें एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक और एक 4th ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड शामिल थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने तुरंत कल्टीवेशन की तैयारी की और एम्पावरमेंट शुरू करने के लिए अपने सिस्टम को बुलाया। सुनहरी एनर्जी ने उसके शरीर को घेर लिया और वह एक शांत कल्टीवेशन स्टेट में चला गया। जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्या उसकी एस्टोनिशिंग कल्टीवेशन स्पीड प्योर यांग शुआनमिंग आर्ट और रेड यांग सीक्रेट बॉडी के एक साथ मिलने का नतीजा थी। इसके तुरंत बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दी जिसमें बताया गया कि सिस्टम ने कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त प्रचुर मात्रा में हेवन एंड अर्थ एनर्जी डिटेक्ट की है। कॉन्फर्मेशन चुनने के बाद उसके चारों ओर स्पिरिट स्टोन्स के विशाल ढेर प्रकट हो गए। इतनी बड़ी तादाद देखकर वह कुछ पल के लिए दंग रह गया। जल्द ही अलग अलग तरह के कई पत्थर हवा में ऊपर उठने लगे और तेज रोशनी से चमकने लगे। शाओमू ने उनके भीतर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से सोखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गहरा फोकस था और उसने बिना रुके कल्टीवेशन जारी रखी। जैसे ही रात हुई, जिस घर में वह रह रहा था वह सुनहरी चमक से भर गया। काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद प्रोटैगनिस्ट को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उसने अपना ध्यान बगल में लगाया तो उसने उन स्पिरिट स्टोन्स को देखा जो उसने जमा किए थे। जांच करने पर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक रात में 70,000 स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए थे। अपने शरीर की जांच करने पर उसने पाया कि उससे स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तीव्र सैलाब निकल रहा था। उसने अपनी प्रोग्रेस का आकलन किया और तय किया कि रात भर में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र की तीसरी परत 3rd लेयर तक पहुंचना एक संतोषजनक परिणाम था। वह बाहर निकला और देखा कि एक नया दिन शुरू हो चुका है। अब उसकी अगली चिंता स्पिरिट स्टोन कमाने का तरीका ढूंढना थी। तभी उसने देखा कि लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा है। उनमें से एक ने उसका नाम पुकारा। उनका लीडर की रिफाइनिंग क्षेत्र की 8वीं परत पर मौजूद एक सर्वेंट डिसाइपल था जिसका नाम हु चोंग था और उसके पीछे कई चेले चल रहे थे। हु चोंग ने जिक्र किया कि उसने सुना है कि सीनियर सिस्टर शू ने प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारे फायदे दिए हैं। उसने इशारा किया कि इस खुशी में साथी भाइयों के बीच भी कुछ अप्रिसिएशन बांटा जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत हु चोंग की साख याद आ गई। वह एक मामूली इंसान के रूप में जाना जाता था जो अपनी ठीक ठाक कल्टीवेशन के दम पर सर्वेंट क्वार्टर्स में मर्दों को डराता था और औरतों पर रौब जमाता था, बिल्कुल एक टायरेंट की तरह। अतीत में एक नए आए सर्वेंट डिसिप्लिन ने उसकी बात काटने की हिम्मत की थी तो उसे उसी रात पीट पीट कर मार डाला गया था। प्रोटैगनिस्ट ने खुलेआम हु चोंग की असलियत सबके सामने रख दी। उस पर रोजाना लोगों को लूटने का आरोप लगाया और इशारा किया कि उसके पास स्पिरिट स्टोन्स का अच्छा खासा भंडार जमा हो गया होगा। इसने हु चोंग के गुस्से को भड़का दिया। खुद को चुनौती दिए जाने पर उसने तुरंत अटैक कर दिया। उसके हाथ विशाल टाइगर क्लॉज में बदल गए और वह यह सोचकर आगे बढ़ा कि शायद प्रोटैगनिस्ट मार खाना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट शांत बना रहा और बड़ी ही कैजुअली एक तरफ हट गया, जिससे उसने अटैक को आसानी से डॉज इन कर लिया। उसने उस वार की स्पीड का अंदाजा लगाया और उसे काफी कम पाया। उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसने एक सिंगल पंच के साथ काउंटर किया, जिससे निकली जबरदस्त ताकत सीधे हु चोंग के चेहरे पर लगी। हु चोंग पीछे की ओर उड़ता हुआ गया। उसके चेलों ने उसे जमीन पर गिरने से पहले बमुश्किल संभाला। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था।
वह होश में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब जाकर हु चोंग को असल स्थिति का अंदाजा हुआ। उसे आखिरकार समझ आ गया कि प्रोटैगनिस्ट पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इस बीच प्रोटैगनिस्ट मजबूती से खड़ा रहा। उसके शरीर से शक्तिशाली एनर्जी निकल रही थी, जिससे उसके ब्रेक थ्रू की बात पूरी तरह साफ हो गई। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।